Hello class. In previous lecture we have studied about the nutrition in the plant and animal. Further we are going to study about the respiration. जैसा कि आपने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस में कई तरह के इवेंट होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन, जिसमें आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द एनिमल्स पढ़ा, न्यूट्रिशन इन द प्लांट पढ़ा। फिर है आपका रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इसमें अब हम आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अब रेस्पायरेशन के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं कि रेस्पायरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेस्पायरेशन बेसिकली कहलाता है respiration, that is combustion of food to produce energy। जो भी हम फूड जो है वो डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब होता है तो वो हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचता है, तो बॉडी सेल्स जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसका जो है ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए जो रेस्पायरेशन होता है वो हमारे सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड आल्सो हेल्प्स इन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेटरी सेल ऑर्गेनेल होता है। अब वहाँ पे देखेंगे जो हमारा फूड सब्सटेंस होता है, जो बेसिकली ग्लूकोज है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो इसका ब्रेकडाउन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होता है। और साथ में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन जो है वो हमारा बॉडी सेल करता है। तो कंबशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये आपका फूड सब्सटेंस है ग्लूकोज, इसका कंबशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज करेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस के दौरान नहीं होता है। तो इसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन जो है आपका बॉडी सेल्स करता है। अब यही एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आइए देखेंगे, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन the digested food material are broken down to release energy in the form of ATP। ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज किया जाता है आपके डाइजेस्टेड फूड से। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पायरेशन में भी आप 2 टाइप्स। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस में पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसके बेसिस पे इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है आपका एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, और दूसरा कहलाता है एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन में जो फूड का कंबशन होता है या ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और एनारोबिक रेस्पायरेशन जो होता है आपका, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज नहीं होता है। रेस्पायरेशन जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सेलुलर रेस्पायरेशन जो होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा स्टेप जो होता है वो कहलाता है क्रेब्स साइकिल।
और तीसरा स्टेप जो है वो कहलाता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, इसको ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये 3 स्टेप जो होते हैं आपके, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, जिसमें से ग्लाइकोलिसिस आपका जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। और क्रेब्स साइकिल और ETS जो होते हैं ये आपके सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं। अब इसमें देखेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, जिसमें ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें हम देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये 10 स्टेप का रिएक्शन होता है। 10 स्टेप रिएक्शन के बाद जो है ये आपका कंप्लीट होता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड जो होता है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, जबकि ग्लूकोज जो है वो आपका 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो 6 कार्बन कंपाउंड से पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से आपके 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ये 10 स्टेप का रिएक्शन जो है ये ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो ये 10 स्टेप रिएक्शन है आपका ग्लाइकोलिसिस। 10 स्टेप के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ये रिएक्शन जो हो रहा है आपका, ये आपके साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद पायरुविक एसिड बनने के बाद, अब देखिए बात करते हैं हम पायरुविक एसिड की। पायरुविक एसिड एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख लेते हैं, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड जो है ये 2 बातों पर डिपेंड करेगा, इसको ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो ये पायरुविक एसिड आपका जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करेगा और वहाँ पे क्रेब्स साइकिल और ETS ये 2 प्रोसेस कंप्लीट करेगा और यहाँ से 36 ATP का प्रोडक्शन होगा। तो ये जो है पायरुविक एसिड, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो ये आपका कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और क्रेब्स साइकिल और ETS कंप्लीट करेगा और नेट 36 ATP यहाँ से प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे तो क्या होगा? तो ये पायरुविक एसिड जो है, अगर वो एनिमल बॉडी है तो एनिमल बॉडी के अंदर जो है, एनिमल बॉडी सेल के अंदर ये एनिमल बॉडी सेल के अंदर जो है आपका प्रोड्यूस करेगा पायरुविक एसिड, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल और ETS, यहाँ 36 ATP आपका नेट गेन था, यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी और यहाँ जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो
एनिमल सेल बॉडी के अंदर जो होगा, एनिमल बॉडी सेल्स में ये आपका प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी मसल्स में जो है फटीग एंड पेन कॉज करता है। जब हमारी बॉडी की सेल्स जो है लगातार काम करती हैं तो उसमें ऑक्सीजन एग्जॉस्ट हो जाता है, तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने के बाद जो हमारी मसल सेल जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देती हैं, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है जब हमारे बॉडी मसल सेल्स में डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे फटीग और पेन कॉज करता है। अगर यही रिएक्शन जो है, एनारोबिक रिएक्शन जो है, वो माइक्रोब्स के अंदर हो रहा है, माइक्रोब्स के द्वारा शो किया जा रहा है, तो माइक्रोब्स जो है वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा शो किया जाता है, माइक्रोब्स के द्वारा शो किया जाता है, तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो उसको एसिड या एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड या एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पायरुविक एसिड को जो है ये लैक्टिक एसिड में एसिड बेसिकली एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे विनेगर यानी कि सिरका जो बनाने की विधि होती है उसमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो शुगर सॉल्यूशन को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहाँ शुगर सॉल्यूशन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका CH3COOH, ये एसिटिक एसिड कहलाता है, या विनेगर या सिरका होता है। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक जो होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान नेट जो है वो 2 ATP का गेन होता है, 2 ATP फॉर्म होता है, वो भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान। बाकी जो है पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब भी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखेंगे, इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकडाउन ऑफ glucose that is a 6 carbon molecule into the 3 carbon molecule called the pyruvate or pyruvic acid. This process taken place in the cytoplasm, ये process cytoplasm में होता है। Further, pyruvate may be converted into ethanol or carbon dioxide. Further जो है पायरुविक एसिड जो होता है वो एथेनॉल यानी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जैसा कि मैंने बताया माइक्रोब्स में जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो होता है वो एल्कोहल या एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल बनेगा? एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, ये एथेनॉल होता है आपका। तो ये फॉर्म होगा फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के होता है यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इट इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक या पायरुवेट यूजिंग द ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर वहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो फर्दर जो है वो पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, एरोबिक प्रोसेस कहलाएगा। अब वहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में और ETS में।
a large amount of energy is released in aerobic respiration as compared to anaerobic respiration। तो इस तरह से जो anaerobic respiration होता है उसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा, और जो एरोबिक होगा उसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और एटीएस हो, तीनों स्टेप होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट जो है आपका टोटल जो है 38 एटीपी मिलता है, 2 ग्लाइकोलिसिस और 36 क्रेब्स साइकिल और एटीएस में, और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी का गेन होगा। तो इस तरह से जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Sometime when there is lack of oxygen in our muscle, कभी कभी जब हमारी मसल्स लगातार काम करती हैं तो हमारे मसल्स या बॉडी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सारा ऑक्सीजन एग्जॉस्ट हो जाता है। देन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो उस समय पायरुविक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हमारी मसल्स के अंदर। दिस बिल्डअप द लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज द क्रैम्प। तो इस तरह से हमारे मसल्स में क्रैम्प होने लगता है, यानी क्रैम्प की वजह से जो है वो फटीग, थकान लगेगी और दर्द होगा, फटीग एंड पेन कॉज करेगा हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड। तो ये डिपॉजिट होता है जो कुछ समय के बाद धीरे धीरे डिफ्यूज कर जाता है और हमारे ब्लड के थ्रू लिवर में चला जाता है, लिवर उसको फर्दर कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका ग्लूकोज है, 6 कार्बन कंपाउंड है आपका। तो ग्लूकोज जो है सबसे पहले जो है साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होगा, तो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होगा तो ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड क्या है, या पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। साथ में यहाँ कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ डिपेंड करेगा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो माइक्रोब्स में कैसा रिएक्शन होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो देखेंगे फॉर एग्जांपल इन ईस्ट, वहाँ पे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी लिबरेट होगी। एथेनॉल जो है वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, अभी मैंने फार्मूला बताया C2H5OH, ये एथेनॉल का फार्मूला है, यानी एल्कोहल या एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ईस्ट है तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, अगर बैक्टीरिया होगा तो वो एसिड में कन्वर्ट करेगा। लैक्टिक एसिड एसिटिक एसिड जो है वो फॉर्म होगा बैक्टीरियल डिग्रेडेशन के दौरान। अब बॉडी में देखेंगे इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि हमारी मसल्स के अंदर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब ऑक्सीजन एग्जॉस्ट हो जाता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर फटीग एंड पेन कॉज करता है, थकान और दर्द। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तब क्या होगा, तो पायरुविक एसिड आपका एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे 2 स्टेप का रिएक्शन होगा, एक कहलाएगा क्रेब्स साइकिल, एक प्रोसेस होगा, और दूसरा होगा ETS। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कई स्टेप में ये कंप्लीट होते हैं। तो उसके दौरान जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट कंबशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, साथ में एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन वेयर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म जो हैं जो ज़मीन पर पाए जाते हैं उनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है मेनली,
और जो एक्वेटिक ऑर्गेन होते हैं उनमें गिल्स पाया जाता है। ठीक है, जैसे फिशेस, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए जो ऑर्गन होता है वो गिल्स होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गन होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं। तो देखेंगे हम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लीजिए आप कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, सिंगल सेल का, इसमें रेस्पिरेशन जो होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन में होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। बॉडी सरफेस कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होगा वो होगा एनीलिडा ग्रुप के जो मेंबर होंगे, और फ्रॉग में होता है। इसके अलावा जो आपके इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकियल टिब्यूल्स के द्वारा होता है। ट्रैकियल टिब्यूल्स क्या होते हैं? इनके बॉडी में पतली पतली डक्ट्स होती हैं जिनके थ्रू ये रेस्पिरेशन शो करते हैं। ट्रैकियल टिब्यूल से रेस्पिरेशन कहलाता है। फिर स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन जो होता है आपका, उसमें जो होता है एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, उसको बोलते हैं बुकलंग्स कहलाता है। इसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा। फिर फिशेस जो होती हैं, फिशेस में गिल्स पाया जाता है। फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स यानी एवीज कहलाता है, एंड मैमेलिया। इन सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन होगा वो लंग्स के थ्रू होता है। लंग्स पाए जाते हैं। जितने भी ज़मीन पर यानी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के पास जो है वो लंग्स पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो एक्वेटिक यानी पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन जो होता है ये वाटर में डिजॉल्व स्टेट में पाया जाता है। तो वाटर में लगभग 4% ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व स्टेट में पाया जाता है। तो ये इसी 4% ऑक्सीजन का यूज करते हैं। बाकी जो ज़मीन पर रहते हैं यानी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में 20.8% ऑक्सीजन होता है। अब 20.8 या नियर अबाउट इसको 21% ऑक्सीजन कंसीडर कर लेते हैं हम। तो एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। Terrestrial organism use the atmospheric oxygen for the respiration, where the aquatic organism use the oxygen dissolved in the water. In human, inhalation of air, inhale कहने का मतलब एयर को अंदर लेना। inhalation of air occurs through the following pathway. ह्यूमन बीइंग जो है एयर को कैसे इनहेल करते हैं उसका पाथवे हम देखेंगे। सबसे पहले है नॉस्ट्रिल्स, नेजल ओपनिंग जो होता है
नेजल ओपनिंग को हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। फिर ये नेजल पैसेज में जाता है, नेजल पैसेज से फेरिंग्स में जाता है, दैट इज़ द कॉमन प्लेस फॉर द फूड एंड एयर बोथ, जहाँ पे नेजल पैसेज के थ्रू एयर पहुँचता है और बक्कल पैसेज के थ्रू जो है वो फूड पहुँचता है। फिर फेरिंग्स से लैरिंग्स जो होता है वो ट्रैकिया का एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, जो आपकी रेस्पिरेटरी डक्ट होती है उसका जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो कहलाता है लैरिंग्स, ये वाला हिस्सा। फिर लैरिंग्स के थ्रू जो है वो ट्रैकिया में जाता है, ये रहा ट्रैकिया, ये डक्ट जो है ये ट्रैकिया कहलाती है। फिर है ब्रोंकस। ट्रैकिया जब डिवाइड कर जाता है दो हिस्सों में तो ये कहलाता है ब्रोंकस। और ब्रोंकस फर्दर डिवाइड करता है तो पतली पतली डक्ट्स जो हैं वो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। फिर उसके बाद कुछ सैक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, उनको एल्वियोलस कहते हैं। ये देखिए रेस्पिरेटरी पाथवे, ये हैं एल्वियोलाई, छोटे छोटे पाउच लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे अल्टीमेटली एयर पहुँचता है, जहाँ से डिफ्यूज करता है और आपके ब्लड में पहुँचता है। फर्दर जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को फिर हम अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे।